नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं सुखनदान स्टोरीज। आज कहानी है उस शख्स की जिसको सुनने और पढ़ने वाले अपने दोस्तों से ये कहते थे कि इसको पढ़ो और सुनो, लेकिन साथ साथ ये हिदायत करते थे कि उसके कहे या लिखे पर अमल मत करना, मानना नहीं, यकीन मत करना। धन कमाकर सन्यासी बनने वाला, बेहद कीमती और डिजाइनर कपड़े पहनने वाला और आज से लगभग 4 दशक पहले दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयस की 100 गाड़ियों के काफिले के साथ चलने वाला और हमेशा बेहद खूबसूरत विदेशी लड़कियों के साथ नजर आने वाला शख्स। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 11 दिसंबर 1931 को हिंदुस्तान के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। पिता बाबूलाल जैन और मां सरस्वती जैन के बच्चे का नाम चंद्रमोहन रखा जाता है और घर में प्यार से उसे रजनीश बुलाते हैं। बचपन से ही रजनीश जो थे वो धर्म और परंपराओं के बारे में खूब सवाल किया करते थे और जवाब मिलने पर सारे काम उससे बिल्कुल उलट करते थे। रजनीश बचपन से ही अपनी दादी से काफी मुतासिर थे क्योंकि वो एक ज़हीन खातून थी जो रजनीश के सभी सवालों का तसल्ली बख्श जवाब दिया करती थी। रजनीश ने 1951 में 20 साल की उम्र में ही बीए की डिग्री हासिल की। इसके बाद जबलपुर के हितकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वहां पर भी रजनीश की एक आदत नहीं गई, जो आदत थी सवाल पूछने की आदत। रजनीश की इसी आदत से तंग आकर उनके क्लास के प्रोफेसर ने कॉलेज के प्रिंसिपल से उनकी शिकायत की और ये कहा कि अब तो कॉलेज में या चंद्रमोहन रहेंगे या मैं रहूंगा। इसके बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने रजनीश को बुलाया और कहा, हम आपको कॉलेज से निकाल रहे हैं जबकि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, इसीलिए हम आपको इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज भेज रहे हैं, वो भी अपने खर्च पर। आप चले जाइए। डीएन जैन कॉलेज जबलपुर में 1957 में अपने करियर की शुरुआत बतौर टीचर रजनीश करते हैं। कुछ वक्त के लिए रायपुर के संस्कृत महाविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया। इसके 3 साल बाद सन 1960 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में बतौर फिलॉसफी प्रोफेसर उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, मगर साथ साथ धर्म परंपराओं और धार्मिक पुस्तकों पर सवाल उठाना और निंदा करना, ये काम भी रजनीश बखूबी करते रहे। यहाँ तक कि भारत में महात्मा गांधी की आलोचना और उनके कई सिद्धांतों को चुनौती देने का काम भी इन्होंने किया, जिसकी वजह से कांग्रेस और जो गांधीवादी नेता थे वो उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे, जिसके बाद रजनीश को जबलपुर विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। चूंकि अब रजनीश नौकरी के बंधन से आजाद हो चुके थे, वो अब खुलकर अपने विचारों को दुनिया के सामने रख रहे थे। तभी से उन्होंने अपने नाम के साथ आचार्य जोड़ लिया। अब वो खुद और दुनिया चंद्रमोहन जैन को आचार्य रजनीश के नाम से पुकारने लगी। 1960 में नौकरी से निकाले जाने के बाद लगभग 6 साल तक उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया और अपने विचारों का खूब प्रचार प्रसार किया। इस तरह अपना एक मजबूत फैन बेस तैयार किया। इसी कड़ी में 1968 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन में एक जोरदार और शानदार भाषण दिया गया, जो कि रजनीश ओशो के द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने अपने 5 मशहूर उपदेश दिए, जो बाद में पूरी दुनिया में काफ़ी मशहूर हुए और आज भी जेरे बहस हैं। 1970 में आचार्य रजनीश ने नव सन्यासी क्रांति नाम की मुहिम का आगाज किया, जिसके लिए उन्होंने बनारस या काशी नहीं बल्कि खूबसूरत शहर कुल्लू मनाली का इंतखाब किया। इस मुहिम के जरिए बहुत लोग सन्यासी बने, जिसकी एक अहम वजह ये थी कि आचार्य रजनीश ने रवायती सन्यास को एक ढोंग, पाखंड और दिखावा करार दिया। वो अपने मानने वालों से अक्सर ये कहा करते थे कि पहले खूब धन दौलत कमाओ और दुनिया भर की तमाम तर नेमतों का लुत्फ उठाते हुए, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए, दुनिया भर के रिश्तों को निभाते हुए सन्यासी बनो। क्योंकि आचार्य रजनीश का मानना था कि दुनिया को छोड़कर गरीबी अपनाकर जंगलों में चले जाना कोई सन्यास नहीं होता। लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी तर्ज पर आचार्य रजनीश के मानने वालों की एक बड़ी तादाद तैयार हो चुकी थी। आचार्य रजनीश के कहने पर संन्यास लेने वालों में एक बड़ी तादाद पश्चिमी देशों के लोगों की थी।
संन्यास लेने वाली महिलाओं के नाम के आगे मां और पुरुष सन्यासियों के नाम के आगे स्वामी लफ्ज जोड़ दिया गया। 1971 में चंद्रमोहन से आचार्य रजनीश बने इस आध्यात्मिक गुरु ने अपने को भगवान कहलाना शुरू कर दिया, जिसके पीछे की वजह उन्होंने खुद ये बताई कि उन्हें सत्य के ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उनके मानने वालों ने उनका नाम ओशो रख दिया, जो कि लैटिन वर्ड ओशनिक से बना हुआ है। ओशनिक का मतलब होता है समंदर में मिल जाना, समंदर में घुल जाना, समंदर का हो जाना, या यूं कहें कि समंदर को अपना बना लेना। 1974 में पुणे में ओशो कम्यून की तामीर हुई, जिसको भगवान ओशो ने अपना हेडक्वार्टर बना दिया। ये अलग बात है कि उस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की कई धार्मिक संस्थाओं ने ये कहकर ओशो कम्यून पर सवाल उठाए कि ओशो कम्यून में जो है आध्यात्म के नाम पर सेक्स और ड्रग्स का नंगा नाच हो रहा है। जिसके बाद 20 मई 1980 में भगवान ओशो पर चाकू से हमला होता है, मगर भगवान अपने भक्तों की दुआओं से बच जाते हैं। अब जरा इस बात पर भी गौर कर लिया जाए कि भगवान ओशो के आखिर वो कौन से विचार थे जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद उनके जान की दुश्मन बन बैठी। ओशो कहते थे कि शादी समाज का सबसे अनैतिक संबंध है, जिसमें दो अनजान लोगों को मामूली रस्म रिवाज के जरिए एक दूसरे को प्यार करने के लिए मजबूर किया जाता है, और परिवार उसी अनैतिकता की जीती जागती मिसाल है। लिहाजा परिवार की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक गैर ज़रूरी चीज़ है। धर्म और धर्म ग्रंथ हज़ारों साल पुराने हो चुके हैं, इसलिए इनको या तो बदल देना चाहिए या हटा देना चाहिए। आज तुम एक स्त्री से मिले, प्रेम में पड़ गए, विवाह कर लिया, अब तुम सोचते हो ये स्त्री खोना चाहे। एक दिन पहले ये तुम्हारी स्त्री नहीं थी। कहीं ये खोना चाहे, कहीं ये प्रेम टूटना चाहे, कहीं ये संबंध बिखरना चाहे। जो बना है बिखरेगा। बनती हुई चीजें बिखरने को, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। यहाँ सिर्फ झूठी और मुर्दा चीजें शाश्वत होती। कागज का फूल देर तक टिक सकता, असली फूल देर तक नहीं टिकता। इसी डर से कि कहीं प्रेम खो न जाए, लोगों ने प्रेम करना बंद कर दिया और विवाह करना शुरू किया। विवाह कागज का फूल, प्लास्टिक का फूल, प्रेम गुलाब का फूल है, सुबह खिला सांझ मुरझा जाए, कुछ पक्का नहीं। ओशो ने यूनाइटेड नेशन यूएनओ को भी कई बार निशाने पर लिया। ओशो ने देशों के विभाजन, सेना की बढ़ती ताकत और हथियारों के अंधाधुंध निर्माण, इसके इस्तेमाल पर भी बेबाकी से अपनी राय रखी। ओशो का मानना था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें पूरी दुनिया के लोगों की नुमाइंदगी हो, और ओशो के ये सब विचार और बयान पूरी दुनिया में जंगल की आग की तरह फैल रहे थे। दूसरी तरफ उनकी मशहूर किताब संभोग से समाधि तक घर घर पहुंच रही थी। 1991 में ओशो बीमार हुए और अपने अमेरिकी भक्तों के निवेदन पर इलाज के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका के सेंट्रल ऑरेगन में रहने लगे और वहां पर उनके भक्तों ने मिलकर 65,000 एकड़ जमीन में उनके आश्रम का निर्माण किया। धीरे धीरे ये आश्रम एक शहर की शक्ल ले लेता है और इस शहर का नाम रखा जाता है रजनीशपुरम, जिसमें एक वक्त में लगभग 10,000 भक्त रहा करते थे। वहां उनके ऐशो आराम की सारी चीजें उपलब्ध थीं, जो वहां उनको रोके रखे रहने में मदद किया करती थी। इसमें बड़ी चीज थी आजादी, पूरी आजादी। भक्तों की बढ़ती तादाद को देखते हुए वहां पर नए मकान बनाए गए, क्योंकि देखते ही देखते भक्तों की तादाद 20,000 हो चुकी थी। दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए रजनीशपुरम में एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी बनाया गया था, जिसमें उनकी खुद की एयरलाइन रजनीश एयर भक्तों को लाने ले जाने का काम किया करती थी। शहर को ठीक से चलाने के लिए उनकी खुद की पुलिस और सिक्योरिटी का स्टाफ भी रखा गया था। चंद्रमोहन जैन से आचार्य रजनीश और आचार्य रजनीश से भगवान ओशो बना ये आध्यात्मिक गुरु किसी के लिए संत, आचार्य, फिलोसफर, भक्ति और शक्ति था, तो किसी के लिए एक व्यक्ति जो कि धर्म विरोधी व्यक्ति था। 1984 में अमेरिकी सरकार ने ओशो के भक्तों पर रजनीशपुरम में रहने वाले लोगों पर जहर देने का इल्जाम लगाया, और अमेरिकी सरकार ने अमेरिका के ओशो विरोधी नागरिकों और धार्मिक संस्थाओं के दबाव में कानून को तोड़ मरोड़ कर ओशो को गिरफ्तार कर लिया और उनके भक्तों में एक डर पैदा कर दिया। ओशो को किसी खूंखार आतंकवादी की तरह पैरों में बेड़ियां डालकर रखा गया और ओशो को अदालत भी इसी हालत में लाया जाता था।
अमेरिकी सरकार ने एक साजिश के तहत ओशो को उस जेल में रखा जहां सिर्फ बीमार कैदी रखे जाते थे। उस वक्त उनके भक्तों ने अमेरिकी सरकार पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि सरकार उनके भगवान को इसलिए ऐसे जेल में रख रही है कि वो बीमार हो जाएं और उसी बीमारी में उनकी मौत हो जाए, ताकि ओशो के कत्ल का इल्ज़ाम भी किसी के सर ना आए। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, अब कहाँ ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, आप तो कत्ल का इल्ज़ाम हम ही पर रख दो। जब सरकार की यह साजिश नाकाम रही तो ओशो को दूसरी आम जेल में शिफ्ट कर दिया गया। 12 दिन जेल में रखने के बाद कई मिलियन डॉलर का जुर्माना और 5 साल तक अमेरिका न आने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया। फरवरी 1986 में अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ग्रीस जाते हैं, मगर किस्मत ओशो के ग्रीस पहुंचने से पहले ही ओशो के क्रांतिकारी विचार ग्रीस पहुंचा देती है। इसलिए ग्रीस सरकार ने चर्च के दबाव में ओशो को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया और उनको वहीं से वापस भेज दिया। ओशो ग्रीस से स्विट्जरलैंड जाते हैं और वहां भी उन्हें इसी बेरुखी का सामना करना पड़ता है। इसके बाद ओशो स्वीडन गए और कुछ दिन के वहां पर रुके। फिर वहां से भी निकल जाने का हुक्म मिल गया। इसके बाद ओशो इंग्लैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, रूस यानी कुल मिलाकर 21 देशों के दरवाजे ओशो के लिए हमेशा बंद हो चुके थे, हालांकि उन्होंने वो दरवाजे बहुत खटखटाए। उसके बाद मार्च 1986 में ओशो उर्वे में जाकर पनाह लेते हैं, वो भी महज कुछ दिन की अमेरिका की रोनाल्ड रेगन सरकार के दबाव और आर्थिक पाबंदियों की धमकी के बाद वहां की सरकार आचार्य रजनीश से हाथ जोड़ लेती है। कमाल की बात यह है कि ओशो के देश छोड़ते ही अमेरिका ने 150 मिलियन डॉलर की आर्थिक मदद की, जो कि उर्वे देश की मदद थी। ये इनाम था ओशो को उर्वे देश से निकालने का। 1987 में ओशो भारत लौटते हैं और पुणे के अपने आश्रम में ओशो रहने लगते हैं। वहां रोज अपने ज्ञान, उपदेश और प्रवचन देने लगते हैं। इसी दौर में ओशो की तबीयत खराब होने लगती है। जो ओशो दिन में 3 बार भक्तों को दर्शन देते थे, प्रवचन देते थे, लोगों से मिलते थे, वही ओशो बमुश्किल दिन में 1 ही बार भक्तों के सामने आते थे और उनसे मिलते थे। फिर आती है वो तारीख जो शायद दुनिया के इतिहास से कभी नहीं मिटेगी। वो तारीख थी 19 जनवरी 1990। ये वो दिन था जिस दिन शाम 5 बजे पुणे के ओशो कम्यून में आचार्य रजनीश यानी भगवान ओशो की मौत हो जाती है और उनके भक्त ओशो के कहे मुताबिक उनकी मौत पर गमगीन नहीं होते हैं, बल्कि नाचते हैं, गाते हैं, जश्न मनाते हैं। ओशो हमेशा कहा करते थे कि मौत पर अफसोस, दुख, मातम या गम नहीं करना चाहिए। सो उनके भक्त अपने भगवान की मौत पर वही कर रहे थे जो उनके भगवान की मौत पर उनके भगवान ने करने के लिए कहा था। उसी शाम 6 बजे हिंदू रस्म रिवाज के तहत भगवान ओशो का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ओशो के डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने वाले डॉक्टर गोकुल कुलकर्णी कोर्ट में कहते हैं कि 19 जनवरी 1990 को ओशो की मौत वाले दिन दोपहर 1 बजे ओशो के पुणे वाले आश्रम से उन्हें कॉल किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप अपने साथ एक लेटर पैड और एक मेडिकल इमरजेंसी किट लेकर फौरन ओशो कम्यून पहुंचिए। डॉक्टर गोकुल जब कॉल करने वाले से पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक तो है, तो कॉल करने वाला कहता है कि आप ज़्यादा सवाल मत पूछिए, बस जल्दी से यहाँ यानी ओशो कम्यून पहुँचिए। कॉल आने के 1 घंटे बाद डॉक्टर गोकुल कुलकर्णी ओशो कम्यून पहुँच जाते हैं। हैरत की बात यह है कि ओशो कम्यून पहुंचने के 2 घंटे बाद तक डॉक्टर गोकुल को ओशो के कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। ओशो के करीबी लोग उनको बाहर ही रुकने के लिए कहते हैं और कमरे के बाहर भक्त डॉक्टर गोकुल से कहते हैं कि आप भगवान को बचा लीजिए, वो अपना शरीर छोड़ रहे हैं। उधर ठीक 5 बजे एक आदमी ओशो के कमरे से बाहर निकलता है और डॉक्टर गोकुल कुलकर्णी से कहता है कि डॉक्टर साहब, भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया है, आप उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उस पर दस्तखत कर दीजिए। डॉक्टर गोकुल बॉम्बे हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में बताते हैं कि जब वो ओशो के कमरे में दाखिल हुए थे तब ओशो के मुंह और कपड़ों पर कुछ खाना लगा हुआ था, जिसे साफ करने की कोशिश की गई थी, मगर कुछ छोटे छोटे टुकड़े लगे रह जाते हैं जो ताज़ा उल्टी के छींटे मालूम होते हैं। जबकि ओशो के बारे में मशहूर था कि वो खुद को और अपने कपड़ों को बहुत साफ रखते थे।
डॉक्टर गोकुल आगे बताते हैं कि जब मैंने कमरे के अंदर लोगों से पूछा कि मरने की वजह क्या है और डेथ सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, तो कमरे में मौजूद लोगों ने कहा कि आप कुछ भी लिख दीजिए या ये लिख दीजिए कि हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर गोकुल अपने हलफनामे में ये भी कहते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह हार्ट अटैक उनसे ज़बरदस्ती लिखवाई गई थी और भगवान ओशो की मौत की खबर कुछ ही लोगों को दी गई थी। 1 घंटे के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था, जबकि हम आप जानते हैं कि किसी भी इतने बड़े मशहूर इंसान की जब मौत होती है तो कम से कम 1 से 2 दिन तक उसके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जबकि उनके भक्त दुनिया भर में फैले हुए थे। भारत के भक्तों से कई हजार गुना ज़्यादा। ना उनके घर वालों का इंतज़ार किया गया, ना उनके करीबियों का इंतज़ार किया गया। इतनी जल्दी हुए अंतिम संस्कार पर आज भी कई गंभीर सवाल उठाए जाते हैं। एक अहम सवाल, जब कई डॉक्टर्स ओशो कम्यून में मौजूद थे तब उन्हें पहले क्यों ओशो की जान बचाने का मौका नहीं दिया गया? इससे उलट 1 घंटे की दूरी पर रहने वाले डॉक्टर गोकुल को क्यों बुलाया गया? जब वो 2 बजे ओशो कम्यून पहुंचे तब उन्हें ओशो से तुरंत मिलने क्यों नहीं दिया गया? सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह थी कि ओशो की मौत के वक्त उनकी मां सरस्वती जैन वहीं पुणे के ओशो कम्यून में मौजूद थीं। उन्हें भी मौत की खबर बाद में क्यों दी गई? सरस्वती जैन ओशो की मौत की खबर सुनते ही अपनी सेक्रेटरी से बस एक ही लाइन बोलती हैं और वो लाइन ये होती है कि उन्होंने मेरे बेटे को मार डाला। आखिर कौन थे वो लोग? उनको किस पर शक था? क्योंकि ओशो का अंतिम संस्कार हो चुका था तो पता लगाना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि ओशो का अंतिम संस्कार हो चुका था तो अब पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि ओशो की मौत कैसे हुई। उन्होंने खुद शरीर त्यागा था या हार्ट अटैक था या उनको जहर देकर कत्ल किया गया था, जिसकी तरफ उनकी मां ने भी इशारा किया था। बहुत से लोग आज तक यही मानते हैं कि उनके भगवान को जहर दिया गया है और बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि ओशो को स्लो पॉइजन अमेरिका की जेल में 12 दिन रहते हुए ही दिया गया था, जिसका असर भारत आकर मौत की शक्ल में हुआ। ओशो की मौत के बाद ये बात भी सामने आई कि ओशो की मौत से लगभग 41 दिन पहले ओशो की एक महिला मित्र मां प्रेरणा लिवानो, जिनकी उम्र 40 साल थी, उनकी मौत हो जाती है, जबकि वो एकदम ठीक ठाक थी। सो मां प्रेरणा की मौत भी रहस्य बनकर रह जाती है। हजारों करोड़ की देश विदेश में संपत्ति, ऑडियो, वीडियो और किताबों से सालाना 100 करोड़ से ज्यादा की रॉयल्टी की कमाई, ये सब कुछ ओशो अपने पीछे छोड़ गए। इस सब के मालिकाना हक के लिए 34 साल से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो ऐसे हुआ था दुनिया बदलने निकले चंद्रमोहन जैन या आचार्य रजनीश या भगवान ओशो का रहस्यमयी अंत। वो ओशो जिनके बारे में उनकी समाधि पर लिखा गया है कि वो ना कभी पैदा हुए थे ना कभी मरे, वो तो बस 11 दिसंबर 1931 से 19 जनवरी 1990 तक दुनिया में रहने आए और चले गए। अब जब आपने पूरा वीडियो देख ही लिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन इसलिए दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत मिलती रहे। वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम इसी तरह आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप अपनी राय कमेंट में हमें दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। अगर आप किसी टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। हम उस कहानी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।